कि जो रिएक्शन हमने लिखी थी ना, ठीक है, उसकी बात करें लास्ट में आपको एक्चुअली जो इसमें हमें ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ, रिडक्शन कहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये अपना टारगेट है वो पता लगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स आप ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर जो मुझे क्लियर कट पता है यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर साथ लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, जैसे ये नाइट्रोजन आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन, यानी अपने प्योर फॉर्म में फ्री स्टेट फूल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो नाइट्रोजन पर क्या हुआ 0। बाकी एक जब यहाँ पर आती है ये ऑक्सीजन जो है वाटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, ये थोड़ा सा पहली बार -2। ये आपके पास जो है ऑक्सीजन क्या होना चाहिए आपके पास -1, ये ऑक्सीजन क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए आपके पास, तो -1 क्योंकि ये परऑक्साइड इफेक्ट होता है, परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, तो आप थोड़ा सा ये समझ लो कि एक तरह से याद रखो H2O2 इज व्हाट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है -। बाकी रह गया ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे आप निकालोगे, कि नाइट्रोजन का इसको x ले लोगे आप, तो 2x - 4 0, x आपके पास कितना आएगा 9। ठीक है, इस तरीके। अब आपका टारगेट क्या है इसके, आपको निकालना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद अब आपको पता लगाना है, बताइए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में आपको बताया था ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो वो रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो कहां पर इंक्रीज हो रहा है, देखो -2 से 3, तो N2H4 इस पर आपके पास क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया -2 से 0 के, और दूसरी तरफ -1 से -2, तो क्या हुआ रिडक्शन, तो रिडक्शन का जवाब आएगा आपके पास H2O। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगली चीज क्या आती है आपके पास, कि जैसे ऑक्सीडेशन जिस पर होता है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो है कि ऑक्सीडाइजिंग, इस तरीके। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, सवाल? नो सर। तो अब देखो आपने अब तक क्या सीख लिया स्टेप, आपने सीख लिया कि भी ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, आपने सीख लिया रिडक्शन कहाँ पर होता है, आपने सीख लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आपने सीख लिया रिड्यूसिंग। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, इज इट ओके? नो सर। ओके, अब देखो क्या है, आगे चलते हैं अपने इसके डिफिकल्ट पार्ट पर अपना। ठीक है, तो वो है बैलेंसिंग रेडॉक्स के। रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक मेथोडोलॉजी है वो पढ़ेंगे।
redox reactions can be balanced by two methods. दो तरीके होते हैं आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। पहला उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। या इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस। ठीक है, तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। इनको समझने के एक स्टेप्स हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये मीडियम स्पेसिफिक आमतौर पर रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो मीडियम स्पेसिफिक होती है। ठीक है, मीडियम मतलब एसिडिक या बेसिक मीडियम के हिसाब से अलग अलग सॉल्व। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें एडिंग डालेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इसमें सबसे पहले हम करते हैं इन एसिडिक मीडियम। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये जैसे जब हम कर रहे होते हैं मान लीजिए कि एसिडिक बेसिक का क्या था। नॉर्मली क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है मीडियम ओरिएंटेड होती है। मीडियम ओरिएंटेड मतलब मीडियम एसिडिक या बेसिक होता है तो उस हिसाब से जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अभी क्या हुआ आपके साथ क्या हो गया कि जैसे आपने कार्बन यूनिट्स काउंट पे काफी कुछ डिलीट हो गया वरना आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनेट इनके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी आपको क्या है कि वो नहीं पढ़ाया गया तो थोड़ा सा क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह का बिहेवियर ऑक्सीडाइज करते हैं। और जैसे मान लो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं लेकिन बेसिक मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। मीडियम के हिसाब से उनकी जो है सेंसिटिविटी अलग अलग आती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये मीडियम स्पेसिफिक होते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है न्यूट्रल में भी हो सकते हैं मगर वो अपने को नहीं करना एसिडिक मीडियम। तो मैं क्या करूंगा एक टिपिकल एग्जांपल लूंगा आपके और उस टिपिकल एग्जांपल से इसको सॉल्व करके ठीक है। और आपको जो है उस टिपिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि हर स्टेप आप कैसे उसके बाद में आपको कोई भी कोई दूंगा तो आप उन्हीं स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो आप उसको सॉल्व। ठीक है, बाबू नजर आ रहा है सही है क्या बिल्कुल सीधे ठीक है ओके। तो Yes. हम हम एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। एसिडिक मीडियम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं इसको बैलेंस मतलब मैं इरेज करता जाऊंगा मगर आप तो कंटिन्यू करें। इक्वेशन है अपनी ये क्या है Cr2O7 आयनिक फॉर्मेट 2 प्लस SO3 2 gives Cr3 positive plus SO4 2
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सामने वाला आपको मेंशन करके देगा मीडियम एसिड। इसमें एक बात और बताता हूँ आपको, इसमें दो तरीके से बताया जाता है। या तो सामने वाला आपको लिख देगा भाई ये रिएक्शन की एसिडिक मीडियम या बेसिक में थी। अगर नहीं लिखेगा ना तो क्या करेगा कि अनबैलेंस इक्वेशन में अगर कहीं पर H पॉजिटिव लिखा होगा तो आप समझ जाना मीडियम कैसा है, एसिडिक। और अनबैलेंस में अगर कहीं OH नेगेटिव लिखा हो तो आप समझ जाना मीडियम कैसा है, बेसिक। ये तो जानते हो ना, एसिड H पॉजिटिव आयन से होता है और बेसिक OH नेगेटिव आयन से होता है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट। तो देखो क्या है, स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms. Identify redox, मतलब आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ, एंड देन separate the oxidation half reaction and the reduction half reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग, लिखी स्टेटमेंट। आपको करना Yes, क्या है, sir. हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इक्वेशन लिखी हुई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको देखना है ऑक्सीडेशन रेट कितना हुआ, और हाफ रिएक्शन अलग करनी है, वो मैं आपको भी बता दूं हाफ रिएक्शन। ठीक है, ठीक। और क्या है, आप मतलब मैं ये कर रहा हूं, अगर अब आप किसी रिएक्शन को दोबारा लिखोगे स्टेप 1 के नीचे, और हम इस पे ये जो कार्रवाई लिखी है यहाँ पर, ये पर एक्टिविटी है, ठीक है। वन बैलेंस इक्वेशन है, उसको आगे लाएंगे हम इसके फर्स्ट स्टेप के नीचे, ठीक है। इक्वेशन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव gives Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये अब आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो मुझे फटाफट से पता है, जैसे ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, वो मैंने लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद मोनोएटॉमिक कैटायन, एक एटम वाला क्रोमियम +3, मोनोएटॉमिक कैटायन पर दो चार्ज तो हुई, ठीक है। अब जो सॉल्व करने, पहले यहाँ पर ये डाइक्रोमेट आयन को सॉल्व करते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको दूंगा x 2x + 7 × -2 = -। अब ये इक्वेशन आप देखो, ठीक है। x क्या है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या होगा 2x लिया +7 × -2 हर ऑक्सीजन का, ये क्या है चार्ज आयन है, तो -2 है इसके ऊपर, तो इसलिए सम टोटल आपके 0 नहीं आता, क्या आएगा -2। Minus तो अगर आपको plus ध्यान पड़े ना, हाँ, तो ये क्या है 2x - 14 = -2, plus 2x + 12 x = plus 6. तो यहाँ पर ये मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया।
क्रोमियम का। उसी तरीके से ये सल्फाइड होता है, सल्फाइड SO3 नेगेटिव, सल्फाइड T फॉर टाइगर। तो सल्फाइड में क्या है, इसको भी x ले लो, तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन जो मैंने फ्रेम करी है, अगर आपको सही समझ आ रही है तो काम हो जाएगा। x किसके लिए हुआ, +4 आ गया। x किसके लिए हुआ, सल्फर के लिए, तो और सल्फर -2, ठीक है, और -2 3 ऑक्सीजन और टोटल, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज, तो सम टोटल 0 ना आकर क्या आएगा, -2 सॉल्व करके क्या आ जाएगा, +4 तो ये आपके पास आ गया प्लस। मान गया था, कमाल की मैथ से आपको, थोड़ा शांत रह जाओ, जैसे छोटी छोटी क्लास है, थोड़ा शांति से बैठिए। बहुत अच्छी बात है, पूछूंगा, मैं पूछूंगा जब तेरी बारी है, उस दिन जवाब दे, समय आएगा मैं पूछूंगा, फिर तू बोलना, सही बात, ठीक है। अभी थोड़ा शांति से मेरी बात प्लीज गो। अब देखो क्या है कि यहाँ पर x आपके पास x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। x आपके पास कितना आ जाएगा, ये +6 ठीक है। तो पहला काम आपका क्या हुआ, भी हमने जो पिछले क्लास में जो प्रैक्टिस करी उसका एडवांटेज यही है कि अब आप जो है इस तरह से, क्योंकि ये इसका ये टारगेट था, प्राइम टारगेट ये है कि अब अपने को ये सॉल्व करनी, ये चैप्टर का हार्ट है। तो इसको करने के लिए अपने को पहला काम तो ये आना ही चाहिए, कोई भी इक्वेशन आपको दिख रहा है आप उसके एवरी सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बट ऑब्वियसली रूल्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप करें, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, आपने स्टेटमेंट लिखी है क्या, स्टेप 1 व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम, आई हैव डन दैट, ठीक है, आई हैव डन दैट। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें पता लगाना है कि ऑक्सीडेशन कहां और रिडक्शन कहां, ठीक है। तो वो पता लगा सकते हैं। अब बताओ, ये बताओ, मैं पूछूं वो बताओ, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, SO3 2 नेगेटिव, भूलना नहीं। SO3 2 नेगेटिव। हाँ, सल्फाइड पर अगर आप सल्फाइड बोलो तो ठीक, अगर आपको नाम पता है, नहीं पता तो SO3 2 नेगेटिव जरूर बोलो, मेक इट अ हैबिट। चार्ज को भी ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपके पास सल्फाइड आयन हो गया, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों ध्रुव, कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन हो क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहे हैं नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। रहा है, हाँ, फिर -2 है, हाँ जी, वो कौन +4 है, S फॉर, हाँ जी, सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन कहां पर हो रहा है, जो भी गुरुलिन कैसे हो रहा है, नंबर +6 रिड्यूस हो से रहा है। +3 हो रहा है, सिंपल, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया। हाँ, अब आपके पास ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आ गया। अब आप क्या करते हो कि व्हाट यू डू इज सेपरेट बोथ हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, हाँ जी, इसको डाइक्रोमेट आयन को, वैसे आपने ये सुना होगा, ये देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है, ऑरेंज से कलर पिक्सेल्स होते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस पे अगर मैं ये बेसिकली के पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, तो ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोम, डाइक्रोम मतलब दो क्रोमेट, डाइक्रोमेट, हाँ जी। CrO4 देखो, वो जो होता है वो क्रोमेट होता है, CrO4 2 नेगेटिव जो होता है वो क्रोमेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक क्रोमेट, और इसमें ये डाइक्रोमेट आयन होता है, डाइक्रोम, दो दो क्रोमेट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब मैं दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर रहा हूँ। हाफ रिएक्शन को सेपरेट करने का मतलब क्या होता है कि आप जो फिनोमिना हो रहा है उतना उतना पोर्शन उठा के अलग,
जैसे ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन क्या और रिडक्शन आप रिएक्शन क्या बनेगी Cr2O7 2 नेगेटिव gives Cr3 एग्री और ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन बनेगी SO3 2 नेगेटिव gives SO4 ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हाफ रिएक्शन एग्री ये स्टेप 1 है हाफ ऐसे मतलब इसमें सिर्फ मैं रिडक्शन दिखा रहा हूं स्पीशीज टू स्पीशीज रिडक्शन वाली ये लिखना लिखना तो जरूरी नहीं क्योंकि पता क्या है आप एक बात को समझो कि आगे वैसे तो बेसिकली आपके वाला होना है और इसमें ना एक्चुअली आप एक अलग करते नहीं होते मैं मेरा नहीं है बट आप इसको अलग अलग ठीक है तो ये हो गया आपके पास और ये हो गया आपके पास ये ऑक्सीडेशन मैंने दोनों हाफ देख इसको हाफ देख आप इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी अकेला तो होता है दोनों साथ साथ होते हैं तो मैंने एक बार अपने प्रोसेस में मैंने एक बार दोनों को अलग अलग कर ठीक है अब मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टेप 2 यहाँ तक आप आगे सबने लिखे हैं यहाँ तक स्टेप 2 स्टेप 2 में आप क्या करेंगे बैलेंस all those atoms that have undergone a change in oxidation हाँ जी कुछ पूछना है सारे वो एटम्स बैलेंस कर दो that have undergone a change in oxidation number जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर बदला हो इनको बैलेंस कर मैं दोनों हाफ रिएक्शन दोबारा लिखता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव gives Cr3 पॉजिटिव और दूसरा था SO3 2 नेगेटिव gives SO4 2 ये हाफ रिएक्शंस थी आपने इनको क्या करना है आपने इनको बैलेंस करना है चलो आप एक बार लिख लिया आपको इस स्टेप में क्या करना है सिर्फ उस एटम को बैलेंस करने पर फोकस करना है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो इस स्टेप की जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती लेकिन आपको जो स्क्रूटिनी में जाना है तो हर स्टेप में निकलना जरूरी है पहली हाफ रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है क्रोमियम क्या ऑक्सीजन का चेंज हुआ है ओवरऑल नहीं तो आपका फोकस किस पर है क्रोमियम पे इस क्रोमियम बैलेंस आपका टारगेट क्या है यू आर गोइंग टू बैलेंस अ केमिकल तो बैलेंसिंग में तो एटम ही तो बैलेंस करने हैं आपको इस क्रोमियम बैलेंस नहीं वो बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस करोगे लेफ्ट में कितने 2 राइट में कितना है 1 तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा सिमिलरली दूसरी हाफ रिएक्शन पर आते हैं सल्फर और ऑक्सीजन है किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है सल्फर ऑक्सीजन का चेंज हुआ ऑक्सीजन पहले भी माइनस था बाद में माइनस तो सल्फर बैलेंस करना है ऑलरेडी बैलेंस सल्फर तो हमने जरूरत नहीं मैंने आपसे क्या कहा कि आपको स्टेप में से निकलना मैं एक ब्लूप्रिंट बनवा रहा हूं तो आपको हर बार एक स्टेप में से जरूर निकलना है जरूरत पड़े तो लगाना नहीं पड़े तो सोचना जरूर उसमें से निकलना जरूर इस रास्ते से होकर जरूर जाना है हो सकता है स्टेप की जरूरत पड़े हो सकता है ना जैसे यहाँ पर क्रोमियम को तो बैलेंस करना पड़ा सल्फर की जरूरत नहीं पड़ी पर मैंने सोचा जरूर मैंने चेक जरूर कर लिया कि जरूरत तो नहीं है कोई बात दिस इज स्टेप लिख लिया यहाँ तक नेक्स्ट लिख लिया भी सबने इरेज कर दो इसको यस सर
अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, स्टेप कैलकुलेट टोटल डिग्री एंड टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। आपको दोनों हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कुल मिला के कितना बढ़ा या कम हुआ ओके। Cr2O7 give Cr3 SO3 2 negative gives SO4 2 negative। ठीक है, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका और इसमें गलतियां अक्सर होती हैं, तो ध्यान रखना, ध्यान से करना। इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस है, अपन ने कैलकुलेट किया था। इसका कितना है? प्लस। अच्छा यहाँ पर 2 भी तो है, ये 2 भी तो है। ठीक है, बैलेंस जो स्टेप करते जा रहे हो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है एज इट इज। ठीक है, तो अब क्या चीज आती है यहाँ पर कि एक क्रोमियम का +2 है और +6 है, लेकिन दो का कितना होगा? +12। टोटल आपको टोटल इंक्रीज निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर बदला नहीं, क्रोमियम का बदला है, तो कुल मिला के पहले क्रोमियम का सारे क्रोमियम का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर था +12। बाद में +3 एक टाइम अगर अपन ने बैलेंस कर दिया कितना है ये? +6 है। तो सारे क्रोमियम मिलाकर यानी टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? टोटल डिक्रीज यहाँ पर आपके पास 6 +6 +6 -6 की जरूरत नहीं है, इंक्रीज या डिक्रीज कितने कदम आगे पीछे बढ़े बस। तो टोटल डिक्रीज आपका 6 यूनिट का हुआ। ये क्लियर है मेरी बात? क्योंकि देखो मैं फिर अभी आगे आपसे करवाऊंगा। यस सर। आप मेरी बात को कितना ध्यान से सुना, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर मैं Yes, ऐसे ही करेक्शन करा दूंगा तो मैं पूछूंगा, कोई और एग्जांपल दूंगा तो आप सॉल्व करने लायक होने चाहिए ना, वरना मुझे लगे भाई हाउ मच अटेंटिव यू आर इन क्लास, घर जाने का टाइम देखने लग गया। इससे पहले मेरी बारी है, मेरा प्रोजेक्ट करोगे। तो अब क्या है कि ये क्या आपके पास +6 +4 फिर +6। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे? अच्छा सल्फर एक एक ही है, एक एक सल्फर है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, दो ही टोटल है। तो ये आपका जो है +4 से +6 में आपके पास टोटल इंक्रीज कितना होगा? 2। क्योंकि जो +6 है एक क्रोमियम था ना, लेकिन क्रोमियम तो यहाँ 2 है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है हमने टोटल चेंज देखा है, क्रोमियम डाइक्रोमेट आया है। ऐसे +6 इसका है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब घटेगा तो ये भी +6 से +3 हो गया और ये भी +6 से +3 हो गया, तो टोटल डिक्रीज तो 6 यूनिट्स का होगा। ठीक है ना, इसलिए मगर सल्फाइड सल्फेट में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हमारे पास क्या थी नहीं है कि कोई टेंशन। ठीक है, स्ट्रक्चर पे भी बाद में आएंगे। ओके यहाँ तक स्टेप 4। यस सर। हाँ जी समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। डिक्रीज तो होगा, इसमें डिक्रीज 12 से 6 हुआ तो 6 यूनिट कम हो गए, इसमें 4 से 6 हुआ तो 2 यूनिट। ये तो देखो गिव एंड टेक तो है ही,
अगर आप मुझे 100 रुपए दोगे तो आपकी जेब से घटेंगे। हाँ, क्योंकि हाफ एक हाफ में देखिए, एक ऑक्सीडेशन आप देख रहे हैं, एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दूसरे में घटेगा। अगर आपका कहीं ऐसा होता है, मान लो आप खुद कर रहे हो और कहीं ऐसा दोनों में इंक्रीज या दोनों में डिक्रीज, मतलब डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं गलती। इवन आप एक बात को समझना कि ये मतलब थोड़ी हैवी मार्क्स की आती है, जो आता है तो जैसे थ्योरेटिकल, अब जैसा भी आप स्कूल में होता है, तो थ्योरेटिकल में क्या होता है कि करेक्शन करना बड़ा आसान होता है, वैसे बहुत खिंचाऊ, हर स्टेप पे चेक करना मुझे, मेरे जैसे करेक्शन करना। लेकिन हम भी चालाक होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चे ने पहला स्टेप अगर गलत कर दिया तो बाकी गलत, पूरे में काटा, 3 नंबर तो कम से कम उड़ाते हैं, बच गए यार, 3 पन्ने पलट दिए, काटा 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 0, चलो पहला स्टेप गलत, मतलब आप उड़ गए। जितना लेटर स्टेप में आप गलत होगी, मतलब अगर इन केस यू आर रॉन्ग, तो फिर क्या आप उतना आपको, तो इसमें इवन इवन जो है ना, मैंने आपको क्यों टोका था, ऐसा तो नहीं बोलो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं गलती से सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 भी होता है। अब गलती से आपने अगर कहीं कैरी फॉरवर्ड करते हुए SO3 टू 10 SO3 तो भी सब क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी कर लिया, गलत। इसमें खास कर क्योंकि इसमें ये स्टेप वाइज है ना, चेन है पूरी, तो शुरू में जितनी जल्दी खराब होगी उतनी जल्दी आप आगे सारा पता, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। अगला स्टेप देखते हैं, इसी इक्वेशन को अपन आगे लेके जाएंगे। स्टेप 4, आवाज ही अंतिम शब्द वाली है, आवाज कल क्या आमतौर पर 12वीं में आ जाते तब छोड़ते हैं, 11वीं में करते हैं, ठीक है। तो ये कितनी साइज की है, फिर बच्चे इतने बड़े रहते हैं 12वीं में। ओके, स्टेप 4 देखो आप, बैलेंस, में रखिए क्या, हमें पुशबैक सीट्स का मेरे को करना शुरू दूसरी दूसरी बात, ठीक है। बैलेंस टोटल डिग्री, एंड टोटल मेरे पास क्या, तो नॉर्मली 10th से बच्चे आते हैं, 10th 11th तक आते हैं तो छोटे ही होते हैं, फिर होते होते 12th को अच्छे पढ़ लगता है, कहीं कहीं भगवान के पास है खूब बेस्ट बेस्ट क्या ना, और पास हो जाना अगले साल कितना है ना। तो टोटल डिग्री और इंक्रीज करना है ऑक्सीडेशन, तो वो कैसे करेंगे आप, आपने इक्वेशन फॉरवर्ड करी, Cr272 नेगेटिव 2 Cr3 और SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव, ये आपके पास। अब इसमें क्या करना है आपने कि आपको देखा था, आपने देखा था ये इंक्रीज हुआ, सॉरी ये डिक्रीज हुआ 6 और ये इंक्रीज हुआ 2 यूनिट्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बात को समझना, सिर्फ ये जो लिख रहा हूँ ये मत लिखना, ये सिर्फ ये थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, आप इतनी इक्वेशन लिख लो, फिर अपन जरा बात करें। देखिए क्या होता है कि रेडॉक्स एक गिव एंड टेक फिनोमेना, गिव एंड टेक ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस करने में एक जरूरी चीज है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस, मान लो
आप राजा हो, ठीक है, आप राजा आदमी हो, आपकी कैपेसिटी 100 रुपए देनी, 100 रुपए दे सकते हो, 200 रुपए दे सकते हो, ठीक है, पर मैं बड़े साइज का भिखारी हूँ, मैं 600 रुपए लेता हूँ, ठीक है ना, आप 200 रुपए देते हैं, पर मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, मेरे को 600 रुपए मिलेंगे, तब मैं कहता हूँ हाँ भाई कोई डरता। देन हाउ टू बैलेंस दिस, मुझे आप जैसे 3 राजा चाहिए, तो 200 रुपए मेरे को ला के दें और 600 रुपए से मेरा पेट भरे, ठीक है ना, गिव एंड टेक फिनोमिना है, देन इट विल बी बैलेंस। वरना क्या होगा, आप कहोगे 200 रुपए रख ले तो मैं क्या, ठीक है, 200 रुपए में क्या होता है, 600 रुपए तो दे, तो आप कहोगे 200 और 2 और लेकर आता हूँ मेरे जैसे भाई, मिलकर तुझे देंगे तेरा पेट बड़ा है, देन इट विल बैलेंस। आप कहोगे चल तू खुश, मैं खुश। वही सीन यहाँ पर है, ये जो सल्फाइड है, ये बेचारा एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मोटू है, इसका इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या करें इसको, अगर ऐसे फिर सल्फाइड 3 लेकर आए, 3 सल्फाइड, प्रत्येक सल्फाइड 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके इसके 6 की एक का पूछना, दैट इज व्हाट यू कॉल बैलेंस। सो आपको क्या करना होता है, किसी इस स्टेप आपने टोटल डिक्रीज और इंक्रीज आपने निकाल लिया, अब आपको वो बैलेंस करना, और उसका पर्पस आपको समझ आ गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भाई ये भी नहीं है कि मान लो किसी केस में ऐसे होता है, आप जैसे राजा आदमी हो, आपके पास 1000 रुपए है, और मैं एक बार में 200 रुपए लेता हूँ, थोड़ा सा इज्जतदार भिखारी, तो क्या आप बाकी के 800 रुपए बैंक छोड़ दो। कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि डोनर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, एक्सेप्टर की कैपेसिटी कम, इस केस में क्या है, डोनर के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक्सेप्ट करने वाले के पास जो है वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो बैलेंस करना। उसके लिए बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना, आपके पास जो डिक्रीज और इंक्रीज है उसका एलसीएम निकालो। आप एलसीएम क्या है, 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 6 है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो 2 और 6 का, तो आपको कुछ ऐसा करना है, दोनों इक्वेशन को एक ऐसे डिजिट मल्टीप्लाई करना है कि दोनों में 6 आ जाए आपके पास, तो नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से, ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो गया ना दोनों तरफ। भाई यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, इसने जो है 6 ऑक्सीडेशन नंबर 6 इसके पास कम हो, इसके पास 2 का इंक्रीज, 2 और 6 का जो इंक्रीज और डिक्रीज आया उसका एलसीएम निकाल, वो मेरे पास कितना आया, 6 आया। तो 6 निकालने के लिए मुझे एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस। अगर मान लो ऐसा होता है, इसमें मान लो किसी इक्वेशन में ये इंक्रीज आपके डिक्रीज 2 यूनिट्स का और 1 यूनिट्स का, तो मैं क्या करता हूं, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6, तो इस इक्वेशन को 6 मल्टीप्लाई करता 3, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 करता, से 2 समझो मेरी बात, ये स्टेप करना है, दिस इज हाउ यू विल बैलेंस इंक्रीज, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, मतलब कुछ नहीं करोगे इसमें, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे into 3 से, ठीक है, तो आपके पास जो है इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, तो आप दोबारा लिखोगे, तो ये तो आ जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव और 2Cr3 और ये आएगी 3SO3 2 नेगेटिव, 3SO2, आपने एज इट इज सम टोटल कर दिया है, मतलब अभी तो फॉरवर्ड ही किया नहीं, अभी तो आपने मतलब अभी तक हमने किस स्टेज तक आते हैं, आप क्या चेक करोगे, किस स्टेज तक आते आते ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सब बैलेंस, देख लो आप, क्रोमियम दोनों तरफ बैलेंस हो गया सल्फर, और अब अगला स्टेप एक्चुअली क्या रहता है हमारा, बैलेंस ऑक्सीजन, क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर आप बात करेंगे, अब टोटल जो है ना बैलेंस हो गया, यहाँ पर आपके पास डिक्रीज था 6 यूनिट्स का था, और यहाँ पर कितना इंक्रीज था 2 का, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 अब आप देखो, देख लो, ये +6 था, +6 के 2 थे, कितना हुआ +12, +12 के 2 थे, कितना हुआ +6 डिक्रीज 6 यूनिट्स का,
ये कितना था +4, ये +6, 3 4 12, जैसे इधर मल्टीप्लाई इधर तो करोगे और ये कितना हो जाएगा 6 3 18, कितने यूनिट्स बढ़ गए 12 से 10। ये आपके पास आएगा इनपुट की तरफ ही तो फॉरवर्ड किया हर स्टेप में फॉर नियर टू द बैलेंसिंग। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है जी? ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है? step 5 add both the half way। दोनों हाफ रिएक्शन जो अब तक आपके पास है तो वापस रिएक्टेंट रिएक्टेंट जोड़ दो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है जी। एंड बैलेंस ऑक्सीजन बाय वाटर। आपकी हाफ रिएक्शंस क्या है? Cr2O7 ये 2Cr और 3SO3 नेगेटिव, ये 3SO4। इनको अब आप ऐड कर दो। इनको एक बार आप ऐड कर दोगे तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऐड Cr2O7 2 प्लस 3SO3 2 ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड कर दो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2। पहले तो आपने दोनों तरफ ऐड कर। अब अगला स्टेप क्या है? आप क्या करोगे? दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स काउंट, टोटल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम। मतलब इस स्टेप पे अपना टारगेट है टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। लेफ्ट साइड में 10, ये ज्यादा है, ज्यादा है कितने? 16 है, 16 है, ये ज्यादा है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर आपके पास देखो 7, 3 3 से 9 हो गया ना, 3 3 से 9 और 7 16, इधर 3 4 12। किधर शॉर्टेज है? राइट हैंड साइड। कितनी शॉर्टेज है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन एटम। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ये बताओ? H2O,
H2O मतलब एक वाटर में एक H2O। तो आप इसमें क्या करोगे कि यहाँ पर जो है कि 16 से 12 हुआ ना, तो राइट हैंड साइड में आप +4H2, ठीक है, +4H2O यहाँ पर आप करोगे तो ये आपके पास ऐसा करने पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़ो और दूसरे हाइड्रोजन की बैलेंस में दिमाग एक ऑक्सीजन को सोचो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर +4 हो गया कि नहीं, 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर आपको स्टेप 5 में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाना है, वो आपने करना नहीं, ऐसा होता है इसमें, यही होता है कि लास्ट स्टेप तक आते आते ऑल अदर एटम्स आर बैलेंस अदर देन ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होता ही नहीं तो हम स्टेप से आगे, अगर इन केस ऐसा हो कि ऑक्सीजन होता ही नहीं आपके लिए, तो हम इसको सोचते जरूर है और हम आगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये एक तरह का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब आपको उसमें से निकलना जरूर, उस स्टेप में से आपने इक्वेशन को स्क्रूटनाइज करना है, चेक करना है, उसकी जरूरत पड़े नहीं पड़े जैसे डिफरेंट, वो तो जब पहले में रिक्वायर्ड आप डिसाइड। ठीक है, अभी जो है क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो जो पढ़ाने वाले बड़े चालाक, जब पढ़ाते हैं तो आसान आसान, जब पूछते हैं तब पंगे डालते हैं, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ाते हैं ना तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको सब चीजें बता सकें, पूछते तो बिल्कुल वो भी जरा बात कीजिए, ठीक है। कभी तो एक बार आप समझो, क्योंकि मैं आपको ऐसा स्टेप ऐसे दे रहा हूँ जिसमें हर स्टेप लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, स्टेप 6 पर यहाँ तक कर लिया आप। तो देखिए क्या है कि स्टेप 7, स्टेप 6, स्टेप 6 बैलेंस हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आयन से किस लिए, since the medium is medium is अपनी इक्वेशन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, 2Cr3 पॉजिटिव 3 SO4 2 नेगेटिव प्लस 4। तो स्टेप 5 से मैंने कैरी फॉरवर्ड, तो स्टेप 5 से मैंने कैरी फॉरवर्ड। अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन काउंट करो, लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, राइट में हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 4 टू द 8। 8 तो किधर डेफिशिएंसी है, लेफ्ट हैंड, कितनी डेफिशिएंसी है, सिंपल सा काम करना है, यहाँ पर प्लस 8 है, 8 दैट्स हाँ, सिर्फ 8 है पॉजिटिव आपके पास ये है, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल होता है स्टेप 7 वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप खुद ही चेक कर लेते हो कि भाई इक्वेशन सही है कि नहीं। एक तो दोनों तरफ एटम्स काउंट कर लो, हर चीज कर लो, देख लो फर्क तो नहीं, वैसे तो हमने बैलेंस किया ही है दोनों तरफ। आपके पास जो है अगर आप काउंट करोगे, इधर 8H पॉजिटिव, 8 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम, 2 क्रोमियम, 7 3 to the 9 and 7 16, 3 4 the 12 and 4 16, ऑलरेडी बैलेंस कर दो, 3 सल्फर 3 एटम है। चार्ज बैलेंस करना हो, चार्ज चेक करना हो, चार्ज से पता लगता है कि सही है कि नहीं। मतलब दूसरी रिएक्शंस के मुकाबले ये एक खास बात होती है कि अदर देन एटम्स टोटल चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, प्लस मीडियम स्पेसिफिक होता है,
तो मीडियम इंडिकेट करे, अगर एसिडिक है तो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव नजर आए, अगर बेसिक है तो कहीं आपको ऐसा OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड का देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज इक्वल आ, ये है +8, अगर अपने देखें +8 और एक डाइक्रोमेट का -2 और 3 सल्फाइड का -6, एग्री? कितना हुआ? 0। ऐसा नहीं कि 0 आना चाहिए, इस केस में 0 आ रहा है, कुछ भी आ सकता था, +25 भी आ सकता था, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, -8 भी आ सकता पर होना दोनों तरफ बराबर। इसमें इधर क्या राइट हैंड साइड 2 3 6 +6 3 2 6 राइट, हेंस वेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। इसको कोई चार्ज नहीं, आपको चार्ज देख, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या चार्ज है, इस पर ओवरऑल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, चार्ज, चार्ज तक टोटल लगाया, ये सल्फाइड पर सल्फेट पर -6, ये +3 वाला पर, ठीक है? तो ये थोड़ा सा पढ़ के आना कल, ताकि मैं आपको कुछ आते ही अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मुझे सॉल्व करके दिखाएं। ओके सर। जो आपको इस तरह से निकलना है कितना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि हो सकता है ऐसे नहीं हो, चलिए फिर टुमारो